आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात, हम 1 मिनट भी फालतू इधर उधर का टाइम ख़राब करके, बातों करके, फालतू की बातें करके, ये सब करके मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले अपने अरबों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें अपना लास्ट जो पुराना टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है मोहम्मद गजनवी के बारे में। अब आगे पढ़ रहे हैं मोहम्मद गौरी मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बारे में। चलिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी का केंद्र उत्तर पश्चिमी अफ़गानिस्तान था। मोहम्मद गौरी का केंद्र कहाँ था? उत्तर पश्चिमी अफ़गानिस्तान। मोहम्मद गौरी सन्सबनी वंश का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गौरी कौन से वंश का था? सन्सबनी वंश का। पहले गौरी वंश के लोग बौद्ध मतावलंबी थे। 1155 ईस्वी में गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह लूटा और पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। इसलिए उसका नाम जहांसोज, विश्व को जलाने वाला, पड़ा। विश्व को जलाने वाला कौन था? अलाउद्दीन हुसैन। जहांसोज कहते हैं जिसको, अलाउद्दीन हुसैन था। क्या रखना? 1155 ईस्वी में गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा और पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। इसीलिए उसका नाम जहांसोज, विश्व को जलाने वाला, पड़ गया। 1163 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई गियासुद्दीन गौर का शासक बना। 1163 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई गयासुद्दीन गौर का शासक बना। गयासुद्दीन का छोटा भाई था, क्या नाम था जिसका? सिहाबुद्दीन गौरी था, जिसने 1173 ईस्वी में गजनी को जीता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो, क्रम कैसे याद रखना, वंश कैसे याद रखना है। गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया, गजनी को जला दिया और जहांसोज बना। उसके बाद में उसी का चचेरा भाई गयासुद्दीन गौर का शासक बना 1163 में, और उसी का छोटा भाई उसका तो चचेरा भाई, इसका छोटा भाई गौरी जिसने 1173 ईस्वी में गजनी को जीता। गौरी का नाम सिहाबुद्दीन धर्म का ज्वलंत लक्षण भी था। गौरी स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को अपने बड़े भाई गयासुद्दीन की अधीनता मानता था। उसको लगता था कि मैं उसके अधीन ही हूँ। इसीलिए 1203 में गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद में गौरी ने स्वतंत्र शासक के रूप में मुइज़ुद्दीन की उपाधि धारण की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि कौन सी उपाधि के बाद के साथ ही गद्दी पर बैठा? तो मुइज़ुद्दीन की उपाधि धारण की। किसकी मृत्यु के बाद में? गियासुद्दीन, अपने भाई की मृत्यु के बाद में। मिन्हाज की तबकात ए नासिरी में गौरी की भारत विजय का विवरण है। मिन्हाज की तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी के हैं मिराजुद्दीन सिराज, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। मिन्हाजुद्दीन सिराज की बुक का नाम था तबकात ए नासिरी में गौरी की भारत पर विजय का विवरण मिलता है। गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण, क्या कारण रहे कि गौरी ने यहाँ आक्रमण किया भारत में? साम्राज्य की स्थापना करना, इस्लाम का प्रचार करना, धन की प्राप्ति, बड़े भाई गयासुद्दीन से हुआ समझौता कि वह पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार करेगा। गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत में 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत में कौन कौन से राज्य थे? उत्तर पश्चिम में तो लाहौर में खुसरो शाह, मुल्तान में करमाथी वंश, और सिंध में सुमरा वंश। सिंध में सुमरा, मुल्तान में करमाथी और लाहौर में खुसरो शाह। लाहौर में खुसरो शाह, मुल्तान में करमाथी, सिंध में सुमरा वंश। गौरी गोमल दर्रे से भारत आया था। अभी जो पहले जो पढ़े थे अपन ने, वो तो खैबर दर्रे से आए थे, लेकिन ये कौन से दर्रे से आया था? ये आया था गोमल दर्रे से भारत आया था। सन्सबनी वंश के मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। वेरी वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सन्सबनी वंश का मोहम्मद गौरी था, वो भारत पर प्रथम आक्रमण कौन से सन में किया? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। यहाँ पर करमाथी मुसलमान शासन कर रहे थे। तो मुल्तान में कौन थे उस समय? करमाथी वंश था। आगे बढ़ते हैं। 1178
78 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। मूलराज द्वितीय के हाथों माउंट आबू के युद्ध में परास्त हुआ। तो दूसरा जो आक्रमण गुजरात पर कब किया था? 1178 में। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। मतलब मोहम्मद गौरी किससे हारा था? मूलराज द्वितीय से, गुजरात के मूलराज से हारा था 1178 में माउंट आबू के युद्ध में। इस युद्ध का नेतृत्व मूलराज द्वितीय की विधवा मां नायिका देवी ने किया था। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया? इस युद्ध का नेतृत्व मूलराज द्वितीय की विधवा मां नायिका देवी ने किया था। याद रखना बच्चों कि नायिका देवी ने इस युद्ध का वो किया था नेतृत्व। नोट, 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय की मृत्यु के बाद भीम द्वितीय शासक बना। तो इसका युद्ध तो मूलराज द्वितीय से हुआ था, ना कि भीम द्वितीय से। भीम द्वितीय अलग है और मूलराज द्वितीय अलग था। याद रखना। 1179 ईस्वी में गौरी ने गजनी वंश, यामिनी वंश के भारत में अंतिम शासक खुसरो शाह को परास्त कर लाहौर को जीत लिया। और इस अभियान के समय जम्मू के राजा विजय देव ने गौरी का सहयोग दिया था। जम्मू के राजा विजय देव ने गौरी को सहयोग दिया था। 1188 ईस्वी में गौरी का भटिंडा अभियान। देखो बच्चों, पहला तो 75 में मुल्तान, सेकंड इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस में गुजरात मूलराज द्वितीय। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंस में आता है गजनी वंश में, यामिनी वंश के भारत में अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह को परास्त कर लाहौर को जीत लिया। तो पहले मुल्तान, फिर गुजरात, जीत नहीं पाया लेकिन आक्रमण किया, और फिर आया लाहौर। इस अभियान में के समय जम्मू के राजा विजय देव ने गौरी की सहयोग दिया था। देखो, हिंदू भी है, मुस्लिम का सहयोग दे रहा है, तभी तो अपन फंस गए ना। तभी तो इसका इतना मतलब आने की हिम्मत हो गई, नहीं तो इतना हिम्मत नहीं होती। शुरू से ही अगर अकड़ के रहते अपन तो शायद आज अपना भारत धर्मनिरपेक्ष भी होता। धर्मनिरपेक्ष तो है लेकिन इतनी आक्रामकताएं नहीं होती, इतने आक्रमण नहीं होते, मुस्लिम आक्रमण। लेकिन देखो, शुरू से ही इन राजाओं ने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, जिसका परिणाम हम भोगते हैं। जम्मू के राजा विजय देव ने गौरी का सहयोग दिया। 1188 ईस्वी में गौरी का भटिंडा अभियान। 1188 ईस्वी में गौरी का भटिंडा अभियान, तंवर हिंद के किले को जीतना, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी का प्रमुख कारण था। 1188 में गौरी का भटिंडा अभियान व तंवर हिंद के किले को जीतना तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम कारण था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध, मतलब तराइन कहाँ है? थानेश्वर, मतलब हरियाणा में। ये क्या है? हरियाणा में है। के में पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है, ने गौरी को परास्त किया। तराइन के दूसरे युद्ध में पहले मोहम्मद गौरी ने किवाम उल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास गौरी की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजा। किवाम उल मुल्क पहले गया था, उसकी मतलब तरफ से, किसकी तरफ से? गौरी की तरफ से गया अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति का नाम क्या था? खांडेराव, जिसने तराइन के युद्धों में सेना का नेतृत्व किया। हसन निजामी ने ताजुल मासीर में लिखा है, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। ये हसन निजामी की बुक है, ताजुल मासीर में लिखा है कि पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया, कर अजमेर ले जाया गया, जहां गौरी ने अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। हसन निजामी ने के इस कथन की पुष्टि संस्कृत ग्रंथ किसल विधि विद्वमसा में से भी होती है। पृथ्वीराज तृतीय के कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर श्री मोहम्मद शाम लिखा होना भी यही सिद्ध
करता है। मिन्हाज के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु कहाँ हुई? सिरसा सरस्वती में हुई। चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर गजनी ले जाया गया और वहां गौरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया गया। चंद्रप्रदायी कहता है कि इसको ले जाया गया, बाहर गजनी ले जाया गया और वहां पे उसको मारने का प्रयत्न किया तो गौरी की हत्या के अपराध में उसको वध कर दिया गया। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो गई। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का गढ़वाल राज्य भारत में सबसे विस्तृत था। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का गढ़वाल वंश उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत था। मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में कन्नौज एवं बनारस के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया और गढ़वाल सिक्कों पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी और नागरी लिपि को अपनाया। चंदावर इटावा जिले में यमुना नदी के तट पर है। कहाँ है? यमुना नदी के तट पर है। कहाँ है? यमुना नदी के तट पर है ये चंदावर का युद्ध कहाँ हुआ? यमुना नदी के तट के ऊपर। 1206 में पंजाब में खोखरों के ने विद्रोह कर दिया। गौरी ने अपने आखिरी अभियान में इल्तुतमिश ऐब का दास के सहयोग से खोखरों का कत्ल किया। इल्तुतमिश के शौर्य से प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया। गौरी ने ऐबक को आदेश दिया कि वह इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दे। ऐबक को कहता है कि तू इसको दासता से मुक्त कर दे। अतः दास इल्तुतमिश ने अपने स्वामी ऐबक के से पहले ही दासता से मुक्त हो गया था। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया था। किसके कहने पर? मोहम्मद गौरी के कहने पे। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलीमा खुदा रहता था तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी व नंदी की आकृति अंकित रहती थी। कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर देवनागरी व मोहम्मद बिन साम भी लिखा था। इन सिक्कों को दहलीवाल सिक्के भी कहा जाता है। एक तरफ कलीमा, एक तरफ लक्ष्मी नंदी की आकृति, देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा और इन सिक्कों को दहलीवाल भी सिक्के कहा जाता है। ये दहलीवाल सिक्के भारत में तुर्क विजय के समय प्रचलित थे। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाने के लिए दहलीवाल सिक्कों में मजदूरों का भुगतान किया। अब देखो मतलब मजदूरों को भुगतान कौन से सिक्कों से किया था? दहलीवाल सिक्कों से, जिसमें कलीमा खुदा हुआ, लक्ष्मी और नंदी की आकृति थी। मोहम्मद बिन साम भी लिखा हुआ था। उनको दहलीवाल सिक्के कहते हैं। यही जब वो मस्जिद बनवाई थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तब मजदूरों को पेमेंट दिया था, तो इन्हीं पैसों से सिक्कों से दिया था। मार्च 1206 में दमयक नामक स्थान पर सिंधु के तट पर नमाज पढ़ते हुए गौरी की हत्या कर दी गई। नमाज पढ़ते हुए वो मारा गया था। दमयक नामक स्थान पर आ सकता है इसमें क्वेश्चन, कौन से स्थान पर उसको मारा गया? तो दमयक नामक स्थान पर सिंधु के तट पर नमाज पढ़ते हुए 15 मार्च 1506 को उसकी हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकार इस हत्या का श्रेय खोखरों को देते हैं तो कुछ करमाती जाति के सिया मुसलमानों को देते थे। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राजवंश की नींव डाली, जिसको कहते हैं गुलाम वंश, जो आगे पढ़ेंगे अपन। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई।
अब देखो बच्चों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो 1206 में हुई, ये ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे अपन, सल्तनत काल पढ़ाऊंगी मैं आपको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए व अजमेर में बस गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए, वह अजमेर में बस गए। फखरुद्दीन गाजी, निज़ामी, उरूजी आदि कवि गौरी के दरबार में थे। ये ध्यान रखना, कई बार आ जाता है इनके दरबारी कौन थे, जैसे बेहाकी, फिरदोशी, अलबरूनी, ये किस में थे? मोहम्मद गजनवी के काल में। और गौरी के पास कौन कौन से थे? फखरुद्दीन, निज़ामी, गाजी, निज़ामी, उरूजी। फखरुद्दीन और निज़ामी। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने एकता प्रथा चलाई, किंतु इल्तुतमिश ने इस संस्था का रूप ले लिया। एकता प्रथा थी, इसको संस्था बनाया इल्तुतमिश ने। गौरी ने एकता प्रथा को चलाया था, पर इल्तुतमिश ने इसको संस्था बनाया था, ऐबक ने नहीं, इल्तुतमिश। याद रखना बच्चों। आज दिल्ली एक परिचय। ऐतिहासिक दृष्टि में दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर 11वीं सदी में को माना जाता है। अनंगपाल तोमर को पृथ्वीराज रासो में इसे ढिलिश कहा जाता है। 1276 ईस्वी में पालम बावली अभिलेख में दिल्ली का एक और नाम योगिनीपुर था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन से? पालम बावली अभिलेख से अपन को पता चलता है कि इस दिल्ली का नाम एक और था, योगिनीपुर। आगे देखते हैं बच्चों। दिल्ली 1193 ईस्वी में भारत के गौरी साम्राज्य की राजधानी बनी। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखना बच्चों, दिल्ली 1193 भारत में गौरी की साम्राज्य की राजधानी बनी थी 1193 से 93 से। और इसको इंद्रप्रस्थ को राजधानी किसने बनाया? कुतुबुद्दीन। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में ही दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था। ये हुआ आपका खत्म। इस बुक में जितना है अरबों का आक्रमण। अब आप आगे पढ़ेंगे कल, वो होगा आपका दिल्ली सल्तनत।